जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। कल वाले टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाएंगे। कल हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो आपने वीडियोस मेरी देखी होंगी फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी, कि रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते हुए या प्रॉपर्टी ख़रीदो फरोख्त करते हुए ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त में कौन कौन सा फ्रॉड होता है और उसको कैसे कैसे काउंटर किया जाता है। कल हमने जो है ना वो देखा था कि कोई एक फ्रॉड इस तरह का होता है कि अगर एक वारस जो है दूसरे वारसों का हिस्सा जो है ना वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा दे और उसके बाद उसको सेल कर दे, तो वो एक बहुत घिनौना किस्म का फ्रॉड है कि किसी बहन या किसी भाई को विरासत से महरूम करके उसका हिस्सा जो है ना वो फरोख्त कर दिया जाए। तो जो ख़रीदने वाला वो सारी उम्र के लिए लटक जाता है, वो फंस जाता है, वो अदालतों कचहरियों में ही रहता है, क्योंकि उसने तो पैसे दिए होते हैं। वो तो एक शरीफ आदमी अगर ख़रीदता है कोई चीज़, उसको तो नहीं पता कि इसने विरासत में जो है ना वो घपला किया हुआ। तो इसके अलावा भी हमने एक दो चीज़ें देखी थी कि प्रॉपर्टी फिर इस तरह के फ्रॉड को किस तरह काउंटर किया जाता है। तो आज मुझे एक भाई ने कॉल की, उन्होंने मुझसे एक जो है ना वो मसला पूछा कि उन्होंने उनके दादा अबू ने जो है ना वो प्रॉपर्टी परचेज़ की थी 1986 में। 1986 में उनके दादा अबू ने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, तो दादा अबू ने इंतकाल नहीं करवाया था, रजिस्ट्री करवा ली थी। अब दादा अबू भी फौत हो गए, उसके बाद वालिद साहब भी जो अल्लाह ताला के पास चले गए, जो आरे रहमत में, अल्लाह ताला उनको जगह दे, अगर वो भाई देख रहे हैं वीडियो तो। उसके बाद ये है कि अब उनकी आगे औलाद आ गई है, दादा के बेटे और आगे बेटों की बेटे जो है ना, या बेटियों के बेटे आगे औलाद आ गई है। तो हुआ यूँ कि 1986 में उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, लेकिन उन्होंने पटवारी को पैसे भी दिए, लेकिन उसने इंतकाल नहीं किया। तो जिस मालिक ने इनको सेल की थी 3 कनाल, तो 7 मरले शायद या 17 मरले बता रहे थे, तो उस मालिक ने 1991 में किसी और को सेल कर दी, दोबारा से फर्द बै लेके जो है ना वो सेल कर दी। अब ये देखें जी, इस किस्म का फ्रॉड है, इस किस्म का फ्रॉड है कि वो बंदा जो बेच के चला गया है, वो उसकी तो आकबत ख़राब होगी ना, उसकी तो वो तो उसने तो अपने लिए जो है ना वो एक ऐसा, जैसे हम सदका जारिया जिसको बोलते हैं ना, कि सारी उम्र का, यानी कि वो आखिरत तक, क़यामत तक उसको उसका गुनाह मिलता ही रहना है। तो वो उसको उसका गुनाह जो है ना वो अब क़यामत तक मिलता ही रहेगा, क्योंकि उसने एक शरीफ आदमी के साथ धोखा किया। उसने ये नहीं किया कि 1986 में उसने सेल कर दी है तो वो पटवारी को कहे कि भाई मैंने ये सेल कर दिया, ये उनके नाम ट्रांसफ़र करो। अगर वो शरीफ आदमी है, उन्होंने अपने नाम पे नहीं चढ़ाई, तो उनके नाम पे ट्रांसफ़र करो। लेकिन उसने क्या किया, उसने दोबारा फ़र्द बै लेके 5 साल बाद तो किसी और बंदे को सेल कर दिया। अब वो बंदा जो आगे वाला वो भी फौत हो गया, अब उसके आगे बच्चे हैं। हाँ, ये एक बेनिफिट ये हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका कब्ज़ा, इसका जो फिजिकल पोजेशन है ना, वो इसी पार्टी के पास है जिन्होंने पहले रजिस्ट्री करवाई थी। अब वो, अब आप देखें, ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का फ्रॉड है कि एक बंदा 2 दफ़ा बेच गया। अब ये भी हो सकता है कि 1991 में वो फ़र्द बै लेके उसको रजिस्ट्री करवा दे, उसका भी इंतकाल ना चढ़े, फिर 1996 में एक और को करवा के दे जाए। तो ये इस तरीके से, यानी कि एक बंदा जो है ना वो कितने लोगों को सेल कर सकता है। और भी बड़े तरीके मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक बंदा किस किस तरीके से कितने कितने बंदों को सेल कर सकता है। ये तो उसने पटवारी के साथ मिलकर किया ना, जो पटवारियों ने हमारी जो धूम मचाई हुई है पूरे मुल्क में, तो उस हिसाब से तो उसे पटवारी के साथ मिलकर कर दिया। अब उसका एक ही सोल्यूशन है कि वो अब वो सिविल कोर्ट में जाए, उसमें वो डिक्लेरेशन सीख करे। डिक्लेरेशन सीख करेगा तो उसको कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि ये ओनर है इस रजिस्ट्री के थ्रू, और फिर वो पटवारी और जो महकमा माल है उसको वो पार्टी बना के दावा करेगा, इस्तकरार हक दावा इस्तकरार हक करेगा, और कोर्ट जो है ना वो पटवारी को या महकमा माल को ऑर्डर करेगी कि इसका इंतकाल जो है ना वो चढ़ाया जाए। फिर वो फ़र्द बदर वगैरह बनाएंगे, वो दूसरे माल का इंतकाल ख़त्म करेंगे, फिर इनका इंतकाल चढ़ाएंगे या जो भी करेंगे, और जगह कोई प्रोड्यूस करेंगे या किस तरीके से करेंगे। ये महकमा माल वाले जो 2 नंबरियाँ करते हैं, फिर वो इसको इंतकाल चढ़ा के देंगे। लेकिन इसके लिए इनके लिए एक ये प्रॉब्लम बन गई है कि अब ये इनको 6 महीने साल लग जाएंगे कि पहले ये खुद को उनके वारस डिक्लेयर करवाएंगे दादा अबू के। अगर कोई एक वारस भी कोई बिगड़ जाता है या एक बच्चा भी कोई ऐसा निकल आता है कि जो कहता है कि मुझे इतने पैसे दें, या कोई ब्लैकमेलर टाइप निकल आता, तो ये तो फंस गए ना। तो इसलिए ये एक चीज़ आप नोट करें कि जिस वक्त आप रजिस्ट्री करवाएं, अगर कल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर महकमा माल में उसका रिकॉर्ड मौजूद है तो रजिस्ट्री करवाने के बाद फौरी तौर पे उसका इंतकाल दर्ज करवाएं। इंतकाल इंतहाई ज़रूरी है, म्यूटेशन इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि फ़्रॉड की बुनियाद वहाँ से शुरू होती है, पटवारियों से शुरू होती है।
अगर आपके नाम पे इंतकाल चढ़ जाएगा तो फिर आपकी वो जो है ना, फिर आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाएंगे। हालांकि इंतकाल जो है ना, ये सिर्फ म्यूटेशन जो है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानती कि ये कोई प्रॉपर्टी की मलकियत का सबूत है। मलकियत का सबूत और रजिस्टर्ड सेल डीड है, लेकिन दर हकीकत ये है कि आपके पास पोजेशन भी हो, रजिस्टर्ड सेल डीड भी हो, तो अगर दूसरे बंदे के पास इंतकाल है तो वो इंतकाल की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। लेकिन चूंकि हमारा सिस्टम इस तरह का है कि हमारे सिस्टम में इंतकाल की बुनियाद पे अगर इंतकाल नहीं हुआ तो बंदा दूसरे तीसरे को सेल करी जाएगा, और को सेल कर देगा, और को सेल कर, ये तो फर्दे देते रहते हैं ना। इनको तो ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि एक और दोस्त ने फ़ोन किया। उसने उसका बड़ा डिफरेंट किस्म का उसके साथ हुआ है। उसने कहा जी मेरे साथ ये मसला है कि मैं यानी कि 2002 में उसने परचेज़ किया प्रॉपर्टी, और 2002 में उसने रजिस्ट्री करवा ली है, लेकिन उसने इंतकाल नहीं चढ़वाया। वो भी वही मसला है कि उसने जिसके थ्रू रजिस्ट्री करवाई है, जो उसका जो प्रॉपर्टी डीलर था, उसने कहा था मैं ही तुम्हें इंतकाल चढ़वा दूंगा, तो उसने उसका इंतकाल नहीं चढ़वाया, और वो उससे पैसे लेता रहा कि पटवारी को देने हैं, उसको देने हैं, उसको देने हैं। तो 2 साल बाद वो एक और बंदा पैदा हो गया। उसने वो जो पहले बंदा बेचने वाला था उससे नहीं खरीदी थी, उसकी बीवी से खरीदी थी वही जगह। अब वो बीवी को वो जगह हकमैर में वो 1988 की दे चुका है। 1988 में उसकी शादी हुई है, उसने उसमें निकाहनामे में उसकी एंट्री की है कि ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें हकमैर में देता हूँ, लेकिन उन्होंने इंतकाल दर्ज नहीं करवाया। अब 2001 में जाके वो बंदा वो फर्द बह लेता है और वो रजिस्ट्री करवा देता है, और 2003 में कोई और बंदा उसकी बीवी से परचेज कर लेता है। अब ये लिटिगेशन में आ गए हैं। अब इसमें जो है ना, ये बंदा जो परचेज कर बैठा 2001 में, वो नुकसान में रहेगा, क्योंकि बीवी को जो जिस वक्त उसने दे दिया ना, गिफ्ट कर दिया है, अगर तो बीवी उसके साथ अभी तक स्टिल रह रही है तो फिर तो वो फ्रॉड है, फिर तो इन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर फ्रॉड किया है। लेकिन अगर बीवी उससे सेपरेट हो चुकी है, तलाक ले चुकी है, या जा चुकी है, या इसकी हरकतों की वजह से उसको छोड़ के जा चुकी है, इसके खिलाफ उसने कोई केस कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में किए हुए हैं, तो फिर जो खरीदने वाला ना, जो बंदे से खरीदने वाला है, वो बेचारा मारा गया, उसके पैसे ज़ाया हो गए, वो उसके साथ फ्रॉड हो गया, उसके साथ चीटिंग होगी। क्योंकि बीवी को जो हकमैर में जगह लिख के दे दी जाती है ना, उसकी रजिस्ट्रेशन भी सुप्रीम कोर्ट कहती है ज़रूरी नहीं है। वो उसी सूरत में उसी तरह उसका जो है वो मालक है, वो उसको सेल भी कर सकती है, उसके ऊपर कोई उसको यूज़ भी कर सकती है, यूटिलाइज भी कर सकती है, उसका पोजेशन भी किसी के हैंड ओवर कर सकती है। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही ऑप्शन है कि वो एक रजिस्ट्री के अंदर एक सेंटेंस लिखा होता है कि अगर ये मकर अलैह की जगह किसी वजह से इससे निकल जाए, इसका कब्जा इससे निकल जाए, इसकी पोजेशन इससे निकल जाए, या इसकी मलकियत इससे निकल जाए, या मेरी मलकियत में कोई तजाद हो या कोई मसला हो, तो मैं इसको पैसे वापस करूँगा, तो मान मगर इसको पैसे हो। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अब जगह को छोड़ दे। अगर ये पोजीशन है तो जगह को छोड़ दे, फिर वो अपने पैसे वापस ले। लेकिन 2001 में उसने परचेज़ की है, अब 2023 आ गया, 2001 में जो उसने 2 लाख की परचेज़ की है, अब वो प्रॉपर्टी 2-2.5 करोड़ की हो गई है, लेकिन उसको 2 लाख रुपये बेचारे को मिलेगा। तो इसलिए ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि जिस वक्त आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसको जो है ना, उसके सारी चीज़ें उसकी देखें, उसका बैकग्राउंड देखें कि वो किस तरीके से मालिक बना है, कहाँ से मालिक बना है। तो उस भाई को मैंने मशवरा यही दिया है कि आप पहले तो उसके खिलाफ जो है ना, उस बंदे के खिलाफ FIR करवाओ, और एंटी करप्शन में भी जो वो उस वक्त का पटवारी था उसको पार्टी बना के एंटी करप्शन में भी एप्लीकेशन दो। उसके बाद आप ये देखो कि वो मियाँ बीवी अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो फिर तो आप बच जाओगे, आप उसको सिविल कोर्ट में लेके जाओ, सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ केस करो। तो क्योंकि पोजेशन अभी इसके पास है, इसलिए ये थोड़ा सा जो है ना, ये अपर एंड हो गया। तो उसके बाद जो है ना, वो चेक करो कि वो मियाँ बीवी अगर इकट्ठे हैं तो फिर तो आप बच जाओगे, आपको जगह मिल जाएगी। उन दोनों मियाँ बीवी का पर्चा करवाओगे। इन्होंने बाद में जो है ना, वो निकाहनामे के ऊपर लिखा है, इन्होंने उस वक्त का नहीं लिखा हुआ, जिस वक्त निकाह हुआ था उस वक्त का नहीं लिखा हुआ, और उसमें एविडेंस में जो आपने गवाह करवाए हुए हैं रजिस्ट्री में, उनको पेश करो कोर्ट में। इनके सामने रजिस्ट्री हुई थी जिसने करवाई है, वो भी
तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा और आपकी जो है ना रजिस्टर्ड सेल डीड वो वैलिड मानी जाएगी और कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर करेगी कि इसका इंतकाल चढ़ाया जाए। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। तो वीडियो को जो है ना ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो जिन भाइयों बहनों के साथ इस तरह के फ्रॉड होते हैं उनको पता चलेगा और वो आगे आइंदा से मोहतात रहेंगे और इन चीज़ों से बचेंगे। अल्लाह ताला आपको भी नुकसान से बचाए और आपको इस किस्म के फ्रॉडों से महफूज रखे। और ये जो फ्रॉडिये लोग फिर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे और ये बंदे के पुत्र बन जाए। बहुत शुक्रिया।